कुछ टेक्निकल कारण से हम लोगों के इसके पहले जो वीडियो हैं वो थोड़े छोटे छोटे बने हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो वीडियो जहां से डिस्टर्ब हुआ था हम लोग वहां से शुरू करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पेट्रोल आउटलेट्स और टोटल नंबर ऑफ एलपीजी आउटलेट्स वगैरह ये हमने देख लिया। अब हम यहां देखेंगे नेशनल गैस ग्रिड। क्या है नेशनल गैस ग्रिड? भारत में जितनी एग्जिस्टिंग नेचुरल गैस पाइपलाइन है और जितनी हम लोगों ने आगे बनाने की सोची है, उन दोनों की टोटल लेंथ मिलाकर के जो बनेगी गैस का जो एक पूरा गैस पाइपलाइन का नेटवर्क, उसको कहा जाता है नेशनल गैस ग्रिड। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि भारत में जो भी पाइपलाइन बने, चाहे वो नेचुरल गैस के लिए बने, चाहे एलपीजी के लिए बने, चाहे पेट्रोलियम के लिए बने, उसको ऑथोराइज करने वाली एक बॉडी है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। तो ये ध्यान रखना है कि हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू टेक डिसीजन ऑन पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन एंड देयर ऑपरेशन, तो दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक। तो भारत में जगह जगह हम लोग नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछा देंगे, उससे जो सीएनजी वगैरह है की जो आउटलेट्स हैं, वहां तक पाइपलाइन के माध्यम से जो है हमारा ये नेचुरल गैस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्योंकि अभी जो हम लोग टैंकर वगैरह के माध्यम से जो चीजें हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक तो वो महंगी पड़ती है, दूसरे उसमें बहुत सारे रिस्क हैं, तीसरी टैंकर के माध्यम से गैस वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो गैस और लिक्विड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेस्ट वे होता है पाइपलाइन। तो पूरे देश में पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया जाएगा, जिसको नेशनल गैस ग्रिड कहा गया है, ठीक है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट सेफ एंड फास्ट सप्लाई ऑफ सीएनजी एंड पीएनजी। सीएनजी माने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पीएनजी का मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस, पाइप माने पाइप के माध्यम से। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है टू मेक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इसके माध्यम से हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो घरों में भी एलपीजी सिलेंडर आते हैं, उसकी जगह अगर हमारे अड़ोस पड़ोस से पाइपलाइन गुजरे और उस पाइपलाइन का कनेक्शन गैस का पाइपलाइन गुजरे और उसका कनेक्शन हमारे घर पे दे दिया जाए, एलपीजी का जो पाइपलाइन गुजरे और उसका कनेक्शन हमारे घर पे दे दिया जाए, उसकी एक नोब उसमें लगा दिया जाए, हम उसको चालू करें, यूज करें और उसमें एक मीटर लगा दें। महीने भर में आप जितना कंजप्शन करेंगे डोमेस्टिक लेवल पर या सीएनजी आउटलेट में जहां कहीं भी, उस हिसाब से आपकी रीडिंग आएगी और आपको बिल का पेमेंट करना पड़ेगा। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा नेशनल गैस ग्रिड का एक ऑब्जेक्टिव है। हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया एनर्जी बास्केट। अभी हमारे देश में, मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारे इंडिया के पूरे एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा हम कंजप्शन कोल का करते हैं, दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अगर हम इस पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को भी तोड़ दें तो पेट्रोलियम दूसरे नंबर पे, नेचुरल गैस तीसरे नंबर पर। तो नेचुरल गैस का शेयर हमारे एनर्जी में कितना है? 6.2%। यदि हम पूरी दुनिया में देखें तो इसका एवरेज आता है 23.4%। तो हमें भी इस शेयर को आगे चल करके बढ़ाना है। उसका रीजन ये है कि पेट्रोल की तुलना में जो नेचुरल गैस है उसका इंडिया काफी हद तक ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये कुछ नेशनल गैस ग्रिड क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, ये तमाम बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं भारत में जब किसी पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का कोई फील्ड मिलता है जहां पर वो रिसोर्स पाया जाता है, तो उसको माइन करने के लिए, माने उसको वहां से निकालने के लिए, यानी उसका प्रोडक्शन करने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत होती है। भारत सरकार ने इसके लिए एक नीति बनाई थी जिसका नाम था न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, शॉर्ट में इसको बोला जाता है NELP, नेल्प। तो नेल्प पॉलिसी क्या है? भारत में जितनी कंपनियां, चाहे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो या एमएनसीज हो या पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हो, अगर उनको इंडिया में ऑयल एक्सप्लोर एंड प्रोडक्शन करना है तो इस सिस्टम के अंतर्गत उनको लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक। इस योजना को 1995 में लाया गया था और फिर इसके कई राउंड हुए हैं, नेल्प राउंड 1, नेल्प राउंड 2, ऐसे कई राउंड में ऑप्शन किए गए हैं भारत के डिफरेंट ऑयल और गैस फील्ड्स की। लेकिन 1995 से 2016 तक ये रहा। फिर 2016 में इस वाली पॉलिसी में कुछ कमियां थी, उस कमियों को दूर करके उसकी जगह एक नई पॉलिसी लाई गई जो पहले वाले से ऑब्वियसली ज्यादा बेटर है और उसका नाम है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, HELP, ठीक।
तो हम दोनों का कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, तो जो न्यू एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है, लाइसेंसिंग पॉलिसी है, उसको 1995 में लाया गया, और ये जो हेल्थ है, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, इसको 2016 में लाया गया। दूसरी बात, नेल्प के अंतर्गत एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ओनली फॉर वन हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन तो कई है, ठीक है, नेचुरल गैस है, कोलबेट मीथेन है, पेट्रोल है और सेल गैस है, ऐसे कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन है। नेल्प के अंतर्गत किसी एक कंपनी को यदि पेट्रोल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन का लाइसेंस मिला है तो वो केवल वही कर सकता है, चाहे कि उसे उसी खदान में नेचुरल गैस क्यों ना मिला हो, लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता। उसी प्रकार अगर उसको कहीं सेल गैस मिल जाए तो उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता। यानी एक कंपनी को एक ही हाइड्रोकार्बन के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस मिलता था। इस कमी को दूर किया गया 2016 की हेल्थ पॉलिसी में, और अब कंपनी को एक ही लाइसेंस लेना पड़ेगा और उस जगह पर जहां पर वो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कर रहा है, जितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन मिलते हैं वो उनका सबका एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक, तो इससे हमारी जो कंपनीज है उनको बार बार लाइसेंस लेने की जो दिक्कतें थी, उसमें जो उनके एक्सपेंसेस होते थे, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स आते थे, वो सब दूर। ठीक है, तो इस पॉलिसी को हम लोग एक इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक टू व्हीलर है और सरकार की ये नियम है कि हर प्रकार के टू व्हीलर के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ेगा। लूना के लिए अलग, टीवीएस स्टैम्प के लिए अलग, स्कूटी के लिए अलग, पल्सर के लिए अलग, हार्ले डेविडसन के लिए अलग। अब अगर इस प्रकार से अलग अलग वाहनों के लिए, टू व्हीलर्स के लिए आपको अलग अलग लाइसेंस लेना पड़े, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए किसी गाड़ी में ये सारी चीजें हैं जिसमें मैंने आपको नाम लिया है, तो उसको कितने सारे लाइसेंस अपने पॉकेट में रखने पड़ेंगे, कितने सारे लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे। इससे उसके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे और जो ये जो प्रशासनिक झंझट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके बनस्पत सरकार ने क्या किया, एक टू व्हीलर का लाइसेंस, अब आप चाहे लूना चलाओ चाहे हार्ले डेविडसन चलाओ, डजंट मैटर। ठीक है, यही काम यहां पर नई हेल्थ पॉलिसी में किया गया। दूसरी बात, जो पुरानी वाली हेल्थ पॉलिसी थी, इसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल था, इसमें ये जो मॉडल था ये प्रॉफिट शेयरिंग के बेस्ड पर था। इसको बोला जाता था प्रॉफिट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल, पीएससी मॉडल। इसमें जो कंपनी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन करती है वो भारत सरकार के साथ कुछ प्रॉफिट को शेयर करती थी। ठीक है, तो प्रॉफिट जब होगा तभी आप शेयर करेंगे। इफ देयर इज नो प्रॉफिट यू कांट शेयर एनीथिंग विद द गवर्नमेंट। लेकिन यहां पर कह दिया गया है कि आपको प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू शेयरिंग करनी है गवर्नमेंट के साथ। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम इंक्लूडिंग योर प्रॉफिट। ठीक, लेकिन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जितनी आपने लागत लगाई है उसके ऊपर जितना आया, और वो भी सब अपना मजदूरी देने के बाद और अपना सारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह जोड़ने के बाद जो कुछ एक्स्ट्रा बचता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। रेवेन्यू माने टोटल इनकम। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रॉफिट शेयर करनी है गवर्नमेंट के साथ, यहां पर आपको रेवेन्यू शेयर करनी है। ठीक है, ऐसा करने से भारत सरकार की थोड़ी सी जो उसमें से इनकम थी इस सेक्टर से थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि यहां कभी शेयर किया जाता था, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, रेवेन्यू टू गवर्नमेंट आफ्टर कॉस्ट रिकवरी। यानी आप जो प्रॉफिट शेयरिंग करते थे गवर्नमेंट के साथ वो तभी करते थे जब आपकी कॉस्ट रिकवरी हो जाए, माने जितनी लागत लगाई है उससे ज्यादा आ जाए तभी आप प्रॉफिट शेयर गवर्नमेंट के साथ करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें यह है आपने प्रोडक्शन किया, आपको प्रॉफिट हुई हो नहीं हुआ हो, आपको एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तीसरी बात, अगली चौथी बात, ये स्टैंडर्ड रेट फॉर रॉयल्टी, यानी जो ऑयल एंड गैस का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है, ऑनशोर और ऑफशोर। इसमें दोनों के लिए स्टैंडर्ड रेट थे, यानी किसी के लिए कम या किसी के लिए ज्यादा नहीं था, किसी को प्रायोरिटी नहीं दी गई थी। लेकिन इसमें ऑफशोर प्रोडक्शन यदि आप करते हैं तो इसमें रॉयल्टी आपको सरकार को कम देनी पड़ेगी, और अगर आप ऑनशोर करते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। कहने का मतलब पुराने वाले नेट में ऑनशोर ऑफशोर में रॉयल्टी पर कोई भेदभाव नहीं किया गया था, लेकिन यहां पर ऑफशोर में कुछ छूट दी गई है, ऑनशोर में छूट कम दी गई है। ठीक है, क्योंकि ऑफशोर इतना बड़ा इंडिया का कॉन्टिनेंट है, वहां पर ऑयल और गैस एक्सप्लोर करना और उसका प्रोडक्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है बनिस्पत जो हमारे कोस्टल एरियाज है। ठीक है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा छूट दिया गया है। अब यहां पर
किसी कंपनी को यदि कोई भारत का फील्ड खरीदना है, यानी उसकी नीलामी में भाग लेनी है, तो उसको 1 साल तक इंतजार करना पड़ता था। यानी नेल्प पॉलिसी में जो बिडिंग है, यानी नीलामी की प्रक्रिया, वो साल में 1 ही बार होती थी, यहां पर साल में 2 बार होती है। ठीक है, तो आप बिडिंग प्रोसेस में आसानी से जो है साल में 2 बार भाग ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वाला जो फील्ड है भारत में, उसको आप एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब भारत में यदि मैं कोई पर्टिकुलर ऑयल या गैस फील्ड की बिडिंग में टेक पार्ट करना चाहता हूं, तो मुझे एक आवेदन देना पड़ेगा। पहले ये आवेदन की प्रक्रिया सरकार टाइमली करती थी, कभी 6 महीने में, कभी साल भर में, कभी 1.5 साल में, कभी 2 साल में। ठीक, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कब आवेदन निकलेगा, कब आवेदन निकलेगा। ठीक है, तब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट माने आवेदन पत्र उनके सामने, सरकार के सामने आप अपना डालते थे। लेकिन इसमें क्या किया गया हेल्प पॉलिसी में कि अगर कहीं कोई ऑयल या फील्ड भारत सरकार ने खोजा है और उसकी अभी तक बिडिंग नहीं हुई है, और आप एक ऑयल पेट्रोलियम के सेक्टर में काम करने वाली कंपनी और आप चाहते हैं कि वह फील्ड आपको मिले, तो आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अब आप साल में कभी भी जब आपकी मर्जी हो, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, कभी भी आप जो है अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए। और फिर जब बिडिंग होगी तो उस बिडिंग में आपको टेक पार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने एप्लीकेशन दिया है, आप ही की तरह कई लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, अब जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो फील्ड उसको मिल जाएगा। बात समझ आ गई? ठीक है, ये पुराना सिस्टम जैसे था अपना कि पहले अगर आपको पैसा निकलवाना है बैंक से, तो आप 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक ही आप पैसा निकलवा सकते हैं, ये बंधन था। जब से एटीएम आया है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, दिन रात डजंट मैटर। ठीक है, उसी प्रकार आपको पैसा कहीं ट्रांसफर करना है या पैसा डिपॉजिट करना है, ठीक है, तो पहले आप बैंकिंग टाइम पे ही कर सकते थे। अब ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम और बहुत सारे जो कैश डिपॉजिट मशीन वगैरह आ गई हैं, इनके माध्यम से आप कभी भी कर सकते हैं। तो इससे ईजनेस बढ़ती है, सरलता बढ़ती है, और जब किसी काम में सरलता बढ़ती है तो हमारा उस विषय पर थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है। ठीक है, चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन हो, चाहे पेट्रोलियम फील्ड को एक्वायर करना हो। अगर आप पढ़ रहे हैं और आपका उसमें ईजनेस नहीं है, चीजें समझ में ही नहीं आ रही है, लगता है कौन सी दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अब अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, या पढ़ोगे रट्टा मारोगे, रट्टा मार मार के दिमाग में कितना जंग करोगे। ठीक है, फिर वो इंटरमिक्स हो जाएंगे, पूछा कुछ था, दिमाग में आया कुछ और, उत्तर कुछ और आया। ठीक है, और सब जो है गुड़ गोबर बराबर कर दिया और इमेजिन करने लगे कि यूपीएससी निकलेगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो वेदर इट इज मैटर ऑफ स्टडी और वेदर इट इज मैटर ऑफ बिजनेस, ईजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? चलिए, तो एक्सप्रेशन ऑफ यहां टाइमली था, यहां राउंड द ईयर, पूरे साल आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। यदि कोई कंपनी नेल्प के अंतर्गत कोई एक्सप्लोरेशन ब्लॉक सेलेक्ट करती है, मैं चाहता हूं कि ये फील्ड है, भारत सरकार ने इसको खोजा है और अभी तक इसकी नीलामी नहीं हुई है और मैं इसको एक्वायर करना चाहता हूं, तो ऐसा आप तभी कर सकते थे जब बिडिंग होती थी। यानी जब तक नीलामी नहीं होगी आप उस फील्ड के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक, यहां पर क्या किया गया है, सेलेक्ट द एक्सप्लोरेशन ब्लॉक विदाउट वेटिंग फॉर बिडिंग। ठीक, बिना बिडिंग के भी आप अपनी मर्जी का पर्टिकुलर ऑयल एंड फील्ड ब्लॉक चुन सकते हैं इंटरेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से। लेकिन वो होगा आपका तभी जब आप बिडिंग में सबसे ज्यादा बोली लगाएंगे। बात समझा नहीं? पहले ये था कि जब बिडिंग होगी तभी आप कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, यहां क्या कर दिया गया, बिडिंग हो या ना हो किसी भी फील्ड के बारे में आप आवेदन जब चाहें तब दे सकते हैं। इस पॉलिसी का नाम रखा गया है OALP पॉलिसी। OALP क्या है? ओपन, OPEN ओपन, एक्रेज ACERAGE ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी। ओपन एक्रेज का मतलब हुआ है पूरे साल खुला हुआ है, मौका है आपको लाइसेंस लेने का, आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको इनवाइट तब किया जाएगा जब बिडिंग होगी। बिडिंग कब होगी? साल में 2 बार होगी। अगर आपने सबसे ज्यादा बोरी लगा दिया वो चीज आपकी होगी। ठीक है, तो ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है, वो हेल्प का पार्ट है कि नेल्प का पार्ट है, ये सारी बातें हमने समझ ली और इन दोनों का हमने कंपैरेटिव स्टडी कर लिया। अब इन दोनों के कंपैरेटिव स्टडी से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि नेल्प अच्छा है कि हेल्प। तो ऑब्वियसली जो बाद वाला होता है वो पहले वाले की जो समस्याएं होती हैं उनको दूर करके लाया हुआ होता है, तो ऑब्वियसली हेल्प इज मच बेटर देन नेल्प। इन सारी प्रोसेस से कंपनी का ईजनेस बढ़ा है, भारत सरकार का रेवेन्यू बढ़ा है,
लोगों का इंटरेस्ट ऑयल और पेट्रोलियम सेक्टर में पहले से जो कंपनी कर रही थी उनका और बढ़ा है, जो कंपनी इस फील्ड में नहीं थी उनका भी बढ़ा है, एमएनसीज का बढ़ा है। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि भारत में ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में, उसके एक्सप्लोरेशन में, उसके स्टोरेज में, तमाम उसका जो चेन होता है उसमें तेजी लाई जाए, ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े और हम इंपोर्ट का जो हमारे ऊपर बर्डन है वो कम हो सके। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग एक यहाँ पर नोट देखते हैं, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें पेट्रोलियम शब्द आया है, मान लीजिए कभी आ जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सी का मतलब कॉमर्स, आई का मतलब इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। या ठीक है, यहां तक हमने इतनी बात कंप्लीट कर दी। अब मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग ऑलरेडी जैसे जब कोई चैप्टर खत्म करते थे तो हम लोग उसमें 2-3 बातें और देखते थे। पहली, उस सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है, दूसरी, उस सेक्टर को में जो प्रॉब्लम उसको दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तीसरी, हम क्या सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इस पूरे मुद्दे को देख लेते हैं। यहां पर मैंने गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं और हम क्या सजेशन देंगे ये तो लिख दिया है, प्रॉब्लम्स नहीं लिखा है। ये इसलिए कि प्रॉब्लम्स इस बार आप सोच करके लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने माइनिंग सेक्टर में, कोल सेक्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह हमने पढ़े हैं। ठीक है, फिर भी मैं कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूं कि इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है और 3rd लार्जेस्ट पेट्रोलियम कंज्यूमर भी है, ऑयल कंज्यूमर है। ठीक है, पेट्रोलियम का कंज्यूमर, यानी हम दुनिया के तीसरे बड़े कंज्यूमर हैं। इसलिए हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस एनर्जी सिक्योरिटी में हम 2 बातों पर सबसे ज्यादा डिपेंड है। एक तो कोल पर, लेकिन वो फॉसिल फ्यूल है, दूसरी बात उसका सीमित भंडार है। ठीक है, तीसरी बात उससे बहुत सारे काम नहीं किए जा सकते, जैसे गाड़ी नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, दूसरी बात क्या है, पेट्रोलियम सेक्टर में हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है हमारा प्रोडक्शन कम है, हमारा स्टोरेज कम है। अगर हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, 80% के आसपास हम 83-84% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसके पहले लोग पढ़ा, तो उसमें बहुत सारा हमारा विदेशी धन 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में $110 बिलियन हमने पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट में दिया है, जो इंडिया के फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने का सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ता है, इससे भारत का चालू घाटा बढ़ता है, इससे भारत का राजस्व जो है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। ये तमाम समस्याएं हैं। हमारे पास पर्याप्त स्टोरेज नहीं है, हमारे पास एमएनसी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज का शेयर बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर का शेयर बहुत कम है, हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत कम है। हालांकि हम दुनिया के हमारे यहाँ लार्जेस्ट रिफाइनरी जामनगर वगैरह है, इसके बावजूद हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी अभी बहुत कम है। ठीक है, ये तमाम बातें आपको जो है वो ध्यान रखना है। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन के फील्ड में हमें तेजी लाने की जरूरत है। ठीक, फिर लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम, तो ऐसे तमाम प्रॉब्लम जो मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं, इसमें कुछ और चीजों को इनकैलकुलेट करके आप प्रॉब्लम का एक चैप्टर खुद से करेंगे। ठीक, चलिए यहां तक हो गया प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, मैं सबको हाईलाइट नहीं कर सकता, कुछ बड़ी चीजों को मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। बजट 2019-20 में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है काया कावे कैलाश। काया कावे कैलाश, इस स्कीम में एससी और एसटी लोग जो पेट्रोलियम सेक्टर में एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, नए उद्यमी है, उनको एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया जाएगा। ठीक है, एक स्कीम है। दूसरा, भारत की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओएनजीसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्सेट्रा, ठीक है, इन्होंने अपनी रिफाइनरी कैपेसिटी को 2030 तक डबल करने का लक्ष्य रखा है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी हमारी रिफाइनरी कैपेसिटी कितनी है, लगभग 260 मिलियन मेट्रिक टन। हम इसको बढ़ाकर के 2 गुना माने कितना कर देंगे, लगभग 500 मिलियन मेट्रिक टन से हमें ऊपर करने का ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट भी हम लोगों ने जगह जगह लगाने का प्रोग्राम रखा है और भारत सरकार ने 2023 में कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, बायोगैस क्या है हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे
2023 तक 5,000। डबल नेचुरल गैस प्रोडक्शन, अभी हमारा नेचुरल गैस प्रोडक्शन 30 BCM है, ठीक है, बिलियन क्यूबिक मीटर, उसको 60 बिलियन क्यूबिक मीटर करना है 2022 तक। और ड्रिल मोर देन 120 एक्सप्लोरेशन वेल बाय 2020, यानी कम से कम हमें आने वाले जो 2-3 साल बचे हुए हैं हमारे पास, 2 साल 1.5 साल बचे हैं, तो उस 1.5 साल में 120 तेल के नए कुएं खोदे जाएंगे। पांचवी बात, सेटअप बायो सीएनजी प्लांट्स, बायो रिफाइनरीज एक्सेट्रा। जगह जगह सरकार बायो सीएनजी का प्लांट लगाएगी। बायो सीएनजी क्या है? अभी सीएनजी गैस काहे से बनाया जाता है? पेट्रोलियम से, वो फॉसिल सीएनजी है। बायो सीएनजी माने वो जो है लिविंग या डेड बायोटिक मटेरियल से बनाया जाएगा, कल मैं आपको समझा चुका, ठीक है। और बायो रिफाइनरीज 2G लेवल 3G लेवल की बायो रिफाइनरीज हम लोग लगाएंगे। पहला हम लोगों ने भटिंडा में लगा दिया है, बाकी और जगह भी हमको लगाना है। गवर्नमेंट सेटअप एन एक्सपर्ट कमिटी फॉर टाइम बाउंड रेजोल्यूशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिस्प्यूट। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में, स्टेट या जो कंपनीज हैं उनके बीच में, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो उसको तेजी से कैसे हल किया जाए, उसको भी सुझाने के लिए भारत सरकार ने एक कमिटी की जो है स्थापना की है। इसके अलावा भारत सरकार जो है और भी बहुत सारे कदम उठा रही है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में जो कमी है उसको दूर करने के लिए। ऑलरेडी हम लोगों ने 100% FDI दे दिया है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया है, तो तमाम कदम भारत सरकार उठा रही है। अब हम इसमें क्या सजेशन देना चाहेंगे? अभी क्या होता है कि पेट्रोलियम में एक सेस लगता है, उस सेस को फिर क्लीन एनर्जी फंड करके एक फंड बना हुआ है उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो उसमें अभी सेस की मात्रा ज्यादा है, तो एक तो रिड्यूस ऑयल सेस, ऑयल में तो सेस लगता है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। एंड रैशनलाइजेशन ऑफ रॉयल्टी रेट्स, और रॉयल्टी रेट भी अभी अगर हम पूरी विकसित दुनिया में देखें तो उसकी तुलना में कम है। जो कंपनीज कुछ हिस्सा अपने भारत सरकार को देती है वो रॉयल्टी है, उसको कुछ कम किया जाए, उसको कुछ रैशनलाइज किया जाए। पहला हम सजेशन ये देना चाहिए। दूसरी बात, प्रोवाइड इम्पेटस टू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन टू डिक्रीज पेट्रोलियम इंपोर्ट डिपेंडेंसी। हम लोग जानते हैं हमारी पेट्रोलियम की इंपोर्ट में डिपेंडेंसी है, इसलिए हम दूसरा सलाह ये देना चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पर भारत सरकार को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो रिन्यूएबल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर अपने एनर्जी बास्केट में बढ़ाते हैं तो हमारे जो पेट्रोलियम इंपोर्ट में डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। इस डिपेंडेंसी के चलते हमें केवल इकोनॉमिक लॉस नहीं होता कि चलो भाई हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो पेट्रोलियम खरीदने पर हमको देना पड़ता है, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, ये तो एक समस्या है ही। दूसरी एक समस्या यह है कि जिन देशों से हम पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं वो ज्यादातर अरब कंट्रीज है, और अरब के जो ज्यादातर देश है वो इस्लामिक कंट्री है, और उनमें से ज्यादातर देश पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया है, इराक है, ये पाकिस्तान के सपोर्टर है। तो कभी कभी जब हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ हमें सख्त व्यवहार करना चाहिए, कुछ सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाने चाहिए, तो हम इस बात को ध्यान में रखते हुए सहम जाते हैं कि कहीं अगर हमने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाया और जो सऊदी अरेबिया या उसके जो मित्र देश हैं जिनसे हम तेल खरीदते हैं, जैसे कतर भी हो गया, उससे हम बहुत ज्यादा मात्रा में LNG खरीदते हैं, तो अगर उन्होंने या तो हमारे लिए दाम बढ़ा दिया या हमें वो चीजें एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया या किसी भी तरीके का रोक टोक लगाया, तो इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में आ सकती है, ठीक है। तो ये जो पेट्रोलियम का इंपोर्ट है इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें डिप्लोमेसी के लेवल पर होता है। इकोनॉमिक लॉस तो ठीक है, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तीसरी बात, ब्रिंगिंग पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स अंडर GST सिस्टम। अभी जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है वो GST रिजीम के अंदर तो है लेकिन GST सिस्टम में नहीं है, अर्थात वो GST में है लेकिन उन पर अभी GST लगता नहीं है, उनको GST के दायरे पे लाना चाहिए। GST के दायरे पे लाएंगे तो क्या होगा? GST के कई स्लैब है, 0%, 5%, 18% या और इसके बाद 22 या 26 जो भी है, तो भी मैक्सिमम अगर हम देखें मान लो 26% है GST का मैक्सिमम स्लैब, तो पेट्रोलियम पर 26% मैक्सिमम टैक्स लगेगा। लेकिन अभी कितना है? अभी वो पहुंच जाता है 70%। मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स को पेट्रोलियम और जो पेट्रोल और डीजल है वो सस्ते पड़ेंगे GST के अंतर्गत उसको लाने का। लेकिन GST पे क्यों नहीं लाया जा रहा है उसको? क्योंकि
अभी भी स्टेट गवर्नमेंट को वेट लगाने की छूट मिली हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, और पेट्रोलियम पर स्टेट गवर्नमेंट जो वेट लगाती है वो हर स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट अभी तक केंद्र सरकार को ये इजाजत नहीं दे रही है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में लाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारी जीएसटी काउंसिल, जिसमें सारे सीएम जो हैं उसके मेंबर्स होते हैं, फिर हमारे यूनियन मिनिस्टर फाइनेंस भी उसमें होते हैं, ये सारी अभी नेगोशिएशन चल रही है और ऐसा उम्मीद है कि आने वाले 1-2 साल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी के दायरे में ले आया जाएगा, और ऐसा करते ही पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे यहाँ लगभग 40% उनकी कीमत कम हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीजिंग नेचुरल गैस शेयर इन इंडिया एनर्जी बास्केट, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि इंडिया के एनर्जी बास्केट में अभी नेचुरल गैस का शेयर बहुत कम है, उसको बढ़ाना चाहिए। इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। कहां कहां नेचुरल गैस के फील्ड या ऑयल के फील्ड पाए जाते हैं उनको एक्सप्लोर करने में तेजी लानी चाहिए, और जब वो मिल जाए उसको प्रोडक्शन करने में भी तेजी लानी चाहिए। इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ एसपीआर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, हमने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया है अभी वो 90 दिन तक नहीं पहुंच पाया है, और जहां भी हमने जितनी कैपेसिटी का रखा है वो उतनी कैपेसिटी पे भी नहीं पहुंच पाया है। तो हमें एक तो उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, और वहां पर जितनी कैपेसिटी का हमने रखा है उतनी कैपेसिटी का वहां पर पेट्रोल वगैरह भर के हमें रखना चाहिए। ये तमाम सुझाव हमारे इस सेक्टर के लिए हैं, और इसी के साथ हमारा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जुड़े हुए लगभग सभी एस्पेक्ट मैंने कवर किए हैं। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ और चीजें हैं जो आपको अपने लेवल पे करनी है, वो मैं अब आगे नहीं करा सकता क्योंकि वीडियोस के नंबर बढ़ रहे हैं, और अभी हमें और भी बहुत सारी चीज करनी है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। पहला होमवर्क है आपका लिस्ट ऑफ महारत्न एंड नवरत्न कंपनीज विद सिलेक्शन क्राइटेरिया। भारत में 5 प्रकार की भारत में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। केंद्र सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं उनको 5 प्रकार में बांटा गया है। जो सबसे बेस्ट है उसको महारत्न का स्टेटस दिया गया है। तो अब आपको ये देखना है कि महारत्न स्टेटस देने के लिए सरकार ने क्या गाइडलाइंस तय की है, किसको महारत्न का दर्जा मिलता है, ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन है, भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, और उनको क्रोनोलॉजी वाइज किस ईयर में किसको मिला आप लिख लीजिएगा। उसी प्रकार नवरत्न कंपनियां क्या हैं, उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, ये आप लिख लीजिएगा। तो पहला हो गया महारत्न, दूसरा हो गया नवरत्न, तीसरा होता है मिनीरत्न 1, चौथा होता है मिनीरत्न 2, और 5वां होता है जिसको कोई स्टेटस नहीं मिला, ठीक है। तो अब आपको दूसरा होमवर्क ये है कि मिनीरत्न कैटेगरी 1 की कंपनियां कितनी है और मिनीरत्न 2 कैटेगरी की कंपनियां कितनी है, केवल नंबर आपको देखना है, इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया और उनको क्या छूट मिलती है सब नहीं देखना है। तीसरा होमवर्क है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के कुछ स्कीम्स हैं। वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं, जनता के लिए बनाए गए हैं, आपको देखना है। एक है सहज, SAHG सहज, दूसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या केवल उज्ज्वला भी कहते हैं इसको, तीसरा है पहल योजना, ठीक है, प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ योजना, ठीक है, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो पहल योजना क्या है, फिर चौथा है गिव इट अप योजना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो लोग कैपेबल हैं वो LPG गैस की सब्सिडी को छोड़ दें, तो कुछ लोगों ने छोड़ा भी था। तो ये क्या है गिव इट अप, कब लाया गया, इससे सरकार को क्या फायदा हुआ, ये तमाम बातें आपको देखिए। चौथे नंबर पे मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, ये एक पेट्रोलियम पाइपलाइन है जिसकी अवधारणा पहली बार 1995 में सोची गई थी, फिर 2017 में इसका काम शुरू हुआ और अभी 2020 में कंप्लीट होकर के चालू भी हो गया है। ये बिहार के मोतीहारी से लेकर के नेपाल के अमलेखगंज तक जाता है, जिसमें से भारत जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह नेपाल को देता है। अब नेपाल के साथ अभी हमारे कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक नहीं चल रहे हैं, तो ये इशू हाईलाइट है, आपको ये भी देखना। चलिए, 5वीं बात है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। अभी प्रधानमंत्री बनारस गए थे, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां उन्होंने एक LPG गैस पाइपलाइन का अनावरण किया, जिसके अंतर्गत लोगों को अब घर में पाइप के माध्यम से LPG गैस मिलेगा, LPG सिलेंडर खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे इंडिया में जो क्लीन फ्यूल है उसकी शुरुआत भारत में हुई। तो इस प्रोजेक्ट को आगे चलकर के पूरे देश में फेस्ड मैनर में लागू करना है, इसलिए इसका नाम रखा गया है ऊर्जा गंगा। ये बहती हुई आपके घर तक खुद ही आएगी, ठीक है, 1 मीटर लगा होगा, बहती हुई आएगी, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं देना, पैसा देना है। 6वीं बात नेशनल सीस्मिक प्रोग्राम 2016, ठीक है। नेशनल सीस्मिक प्रोग्राम क्या है, इसके अंतर्गत भारत में कहां कहां ऑयल और गैस है उसकी सीस्मिक मैपिंग करके उनको खोजा जाएगा और फिर वहां पर प्रोडक्शन जो है वो शुरू किया जाएगा। तो ये 6 इंपॉर्टेंट काम आपको अपने लेवल पे करने हैं, और जब कभी भी हम मिलेंगे मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा।
ठीक है, तो ये सारा होमवर्क ईमानदारी के साथ बैठ करके घर में कीजिए और अब आपको समझ में भी आने लगा होगा कि कैसे हमें अपने खुद के नोट्स किस लेवल पे बनानी है, कितना मैटर हमें लिखना है। इसी के साथ हमारा ये पूरा सेक्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्टर में बात करेंगे एटॉमिक मिनरल्स की और इसी के साथ हमारा मिनरल सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।